क्या 1 करोड़ बनाना ही हर आदमी का गोल? 5 से 6 करोड़ लोग हैं जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो रिस्क है क्या सर? उसको सरल अगर आप बताएंगे थोड़ा रिस्क के बारे में। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो आपने अपने जीवन में की है? क्रेडिट कार्ड को अपनी जेब से निकालिए और उसको 2 टुकड़ों में काट के फेंक दीजिए। निवेश करना चाहिए। डेट होल्डर। नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल्स पे जो भी लोग आज सब्सक्राइबर देख रहे हैं उन लोगों तक मैं एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ। हमेशा ये कहा जाता है कि पैसा बचाओ। जिंदगी में पैसे को बहुत अहम देखा गया है हमारे पुराणों से, और हम हर जगह किताबों में भी ये चीज़ें लिखी हुई है कि हमेशा ये कहा जाता है कि पैसा बचाओ। लेकिन पैसा कैसे बचाएं? क्या क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जो हम पैसा बचाने में, दैनिक जीवन में जो लोग भी पैसा बचा रहे हैं, क्या वह सही डायरेक्शन में पैसा कहीं अच्छे एसेट्स क्लास में बना रहे हैं? आज हमारे साथ एक ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जिनकी जर्नी में लगभग 35 साल का अनुभव है, और उन्होंने 35 साल अपना इस इंडस्ट्री को दिया हुआ है, और उन्होंने वो उतार और चढ़ाव जो एक फाइनेंशियल एसेट्स बनाने में होते हैं उन्होंने वो पूरा दौर देखा हुआ है। और पैसे की अगर समझ की बात करूं तो इन्होंने काफ़ी टाइम से इस फील्ड में एक महारत भी हासिल की है, और ये अपना खुद का भी पैसा मैनेज करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट के सिक्योर्स के जो फाउंडर एंड CEO हैं, मिस्टर पवन तनेजा सर। वेलकम टू मिस्टर पवन तनेजा सर। आज हमारा YouTube चैनल मनी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। आपने एक वैल्यूबल टाइम दिया। तो आज हम एक ऐसी बातें करेंगे जिससे रिलेटेड हम वो दैनिक जीवन में जो लोग बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं और अपना इस चीज़ को, अवेयरनेस को आज भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो उन लोगों तक कुछ नॉलेज जाए और वो लोग कुछ अपने लाइफ में कुछ पैसा जोड़ पाए। तो वेलकम सर। थैंक यू दीपक जी। मैं आज काफ़ी डिलाइटेड हूँ, खुश हूँ कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, और जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में, मुझे बहुत खुशी होगी आपसे और आपके व्यूअर्स से अपना अनुभव शेयर करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज की दौर में हम जब भी पैसों की बात आती है तो हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन, हमारे परिवार में सिर्फ मर्दों को ही क्यों ये कहा जाता है कि वो फाइनेंशियल डिसीजन लें? मर्द ही लेते हैं, मेन ही लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से इसमें काफ़ी बदलाव आया है, और ना सिर्फ फाइनेंशियल डिस्कशंस जो हैं वो पूरी फैमिली के साथ बैठ के अब लोग करने लग गए हैं, बल्कि हमारे जो घर के जो वुमेन हैं उनको भी बराबरी के साथ में इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और ये बहुत अच्छा चेंज है। इस चेंज के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मुझे लगता है आने वाले आपके इस पॉडकास्ट में हम और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करें। एक निवेश शब्द है तो, लेकिन ये लोगों को थोड़ा सा ये लगता है बहुत इजी भी है, और कुछ लोगों को बहुत जटिल लगता है। तो निवेश को अगर हम सरलता अगर इसमें लाएं तो कैसे एक समझना होगा, तो कैसे समझे सर? मुझे लगता है सर, ये आपने जैसे कहा कि कुछ लोग इसको बहुत सरल भी समझते हैं और कुछ लोग इसको बहुत जटिल भी समझते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी समझते हैं, जबकि ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है नहीं। सिर्फ इतना होता है कि हम जब इसको अपने जीवन के आधार से देखना शुरू करते हैं तो हम कहीं ना कहीं, हमारे मन में एक डर होता है कि क्या जो मेरी इनकम है, जो मेरी आय है, उसमें से मैं अगर कोई पैसा बचाता हूँ अपने सारे खर्चे करने के बाद, तो क्या मैं उसको कहीं पे ऐसे निवेश कर सकता हूँ जहां मेरा पैसा जो है वो सिक्योर भी रहे और वो बढ़ता भी रहे। तो जब तक ये हमारे मन का डर खत्म नहीं होगा तो हम इसकी एक्चुअल जो इसकी एसेंस है दीपक जी, जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो मुझे लगता है उससे पहले समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो निवेश हर एक फैमिली का, हर इनकम कमाने वाले आदमी का एक बहुत ही
इनसेपरेबल पार्ट है, जिसको बोलते हैं कि ये सब करते हैं, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में निवेश कर रहे हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझने में कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है, जो मुझे लगता है कि बहुत कोई जटिल मामला नहीं है। अगर आप थोड़ा बेसिक्स को समझ लें तो आप भी अपने पैसे को ना सिर्फ अपनी कमाई में से बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आज के दौर में सर सोशल मीडिया और जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जिनके ऊपर हमेशा एड्स ये सब आती रहती है, तो नॉलेज इतना ज़्यादा ब्रॉडली फैल रहा है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि निवेश कहाँ करें और कौन सी दिशा में करें। उनको ये कन्फ्यूजन बहुत टाइम से चल रही है। तो अगर किसी को सरल तरीके से अगर निवेश करना हो तो उन्हें क्या क्या चेक करना चाहिए, अपने पैरामीटर्स क्या होने चाहिए उनके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी। हर एक के मन में आता है। जब मैंने अपनी जिंदगी में आज से 25-30 साल पहले अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश करना स्टार्ट किया, तो मैं समझा कि ये हर इंडिविजुअल का निवेश करने का अपना अपना तरीका और अपना अपना जरिया होता है। आज अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं, तो मैं आज से 25 से 30 साल पहले जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे, तो निवेश करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। आज सीखने के लिए भी और निवेश करने के लिए भी ना सिर्फ डिजिटली हम बहुत आगे आ गए हैं, बल्कि हमारे पास साधन भी बढ़ गए हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस भी बहुत सारे हो गए हैं। 25 साल पहले आप किसी से भी अगर बात करेंगे तो हमारे पास एक ही निवेश के नाम पे माइंड में एक ही नाम आता था, और वो आता था LIC का। LIC जो है एक सिंपल सरल तरीके से निवेश का साधन माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़ती गई, वैसे वैसे नए नए निवेश करने के तरीके भी और आते गए, और जिस तरीके से हम निवेश करते थे वो तरीके भी बनते थे। तो आज हमारे पास ना सिर्फ ऑप्शंस हैं, उसके अलावा हमें काम करने के लिए और निवेश करने के लिए इसको बहुत सरल बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। निवेश के रास्ते बहुत बदल गए हैं और बहुत ही अलग अलग हो चुके हैं। तो क्या ये हमारे आने वाले टाइम में, क्या इसमें हर आदमी निवेश से क्या रिटर्न बना पाएगा? दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको हम आम जिंदगी में सब लोग महसूस करते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है, और वो होती है इन्फ्लेशन। हम कोई भी पैसा अर्न करते हैं, अगर हम उस पैसे को ऐसी जगह पे रखते हैं जहां वो उसकी जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को हम माइंड में रखते हुए वो पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपके जो पैसे की रेलेवेंस है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और आप आने वाले टाइम में अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है हर आदमी को निवेश करना ही पड़ेगा। उससे पहले उसको ये समझना ही पड़ेगा कि निवेश किस तरीके से करना चाहिए और मेरी कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से कहाँ करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आने वाले टाइम में आज हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें सिर्फ 5 से 6 करोड़ लोग हैं जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये नंबर बहुत कम है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है 20-25 करोड़ लोग जब इन्वेस्टमेंट की इस सारी सिस्टम को समझेंगे, तो हमें उस वक्त ये महसूस होगा कि हम कितने लेट हो गए। निवेश करना चाहिए, लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज के दौर में जो देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे कभी स्टॉक्स की बात आती है, कभी तुरंत पैसा इतना, आपको आज इतना पैसा डालो अगले दिन इतना पैसा मिल जाएगा। क्या ये आपको सही लगता है कि ये होता भी है, या फिर ये सब चीजें मतलब हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती है अपने गोल के करीब आने में? दीपक जी, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं। आज हम सोशल मीडिया के ऊपर, अब कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप फेसबुक देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, आप कोई भी जो आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसमें हजारों लाखों लोग आपको इसके ऊपर ज्ञान देते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है। लेकिन मैं थोड़ा पर्सनली इस चीज को ऐसे समझता हूं दैट अबंडेंस ऑफ नॉलेज जो इतने सारे सोर्सेज से, सोशल मीडिया से जो मिल रही है, वो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर रही है। वो हमें हेल्प करने की बजाय लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज करते हुए अपने आप को उस पोजीशन में पाने लग गए हैं कि आज से 5-7 साल बाद ऐसा लगना महसूस हो जाता है कि मैं शायद अपनी इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर
आप अपनी सारी नॉलेज को फोकस ना करें, आप और भी तरीकों से इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। और उससे भी पहले दीपक जी, जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं वो ये है कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल जो है जरूर समझें। पहले आप कितना रिस्क लेके अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं, आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, इसको समझते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बेस होके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान ना करें, ताकि आपको कल को ये ना लगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह पे और गलत टाइम पे कर दी। आपने रिस्क की बात की, तो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उठाते हैं अपना मोबाइल और जल्दी से ऐप डाउनलोड करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानकारी नहीं होती कि हम रिस्क कितना है, ये क्या है। तो उसके लिए कोई ऐसा पैरामीटर्स है जो आप अपने जीवन में फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि रिस्क कितना लेना चाहिए और किस हिसाब से लेना चाहिए? दीपक जी, पहले तो ये बात समझने की है कि रिस्क जो है वो होता क्या है। और रिस्क जो है इंसान की हर लाइफ की स्टेज के हिसाब से बदलता रहता है। अगर मान लीजिए एक 25 साल का युवा नौजवान आज अगर कमाना शुरू करता है तो उसके लिए रिस्क की डेफिनेशन जो है वो कुछ और होगी। लेकिन अगर एक आदमी जो 50 से 55 साल की उम्र तक काम करते करते आज वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए रिस्क की डेफिनेशन जो है वो जरूर डिफरेंट होगी। रिस्क जो है हर इंसान को इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बैंक की एफडी कराने के बाद हमारा रिस्क जो है वो जीरो हो जाता है? क्या हमने ऐसे केसेस नहीं मार्केट में सुने हैं कि बैंक में से पैसा निकालना मुश्किल हो गया? रिस्क हर जगह आपको मिलेगा। आपको ये समझना है कि आप कितना रिस्क लेके अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं और क्या फाइनेंशियल गोल्स को माइंड में रखते हुए किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहते सर, अभी आपने बैंक एफडी की बात की, तो बैंक एफडी में बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा अभी नंबर ऑफ बढ़ता जा रहा है। हैं? तो आप ये बताइए कि इसको कैसे लोग सरल करें और कैसे हमें अपने नॉमिनीज या इनको हमने इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने फैमिली और अपने आगे जनरेशन को बताते नहीं कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं। तो इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे हमें अपने ये सब कुछ को बताना चाहिए? इसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा दीपक जी। मेरे घर पे एक फोल्डर है जिसको मैंने नाम दिया है डेथ फोल्डर। यानी मेरी फैमिली को कभी ये परेशानी नहीं आएगी कि मैंने अपना पैसा किस बैंक में या किस दूसरे टूल में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं आदतन अपनी हर इन्वेस्टमेंट को 1 अप्रैल को अपडेट करके एक एक्सेल शीट में डाल के और उसके सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसका एक प्रिंट लेके अपने घर पे एक अपने डेथ फोल्डर के नाम से फोल्डर में डाल के रखता हूं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को मेरे उस पैसे के लिए जो मैंने बहुत मेहनत से कमाया, इन्वेस्ट किया, बढ़ाया, उसको भी प्राप्त करने के लिए उनको कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा सर, ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा जो है बैंक में एफडी के तौर पे भी और इवन एलआईसी की पॉलिसीज में भी बहुत सारी ऐसी अमाउंट है जो अनक्लेम्ड मनी जो है वो रखी हुई है। वो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। लोगों को थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताना चाहिए कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करें उसकी सारी जानकारी ट्रांसपेरेंटली रिटर्न में एक फोल्डर बना के अपनी फैमिली के साथ शेयर करके रखना। अब जो भी लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही लोग कम कर पाते हैं और बाद में उनकी नॉमिनी को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। को रिस्क की बात समझानी है, तो रिस्क है क्या सर? उसको सरल अगर आप बताएं रिस्क के बारे में। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ। हम घर से बाहर निकलते हैं, रिस्क है। हम अपने ऑफिस जाते हैं, रिस्क है। हम बस में सफर करते हैं, हम अपनी गाड़ी में सफर करते हैं, रिस्क है। रिस्क हमारी जिंदगी का एक बिल्कुल ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग छूते नहीं रह सकते। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ टेकिंग रिस्क एवरी डे इन आवर लाइफ। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम रिस्क को एक डिफरेंट तरीके से समझाने और समझने की कोशिश करते हैं। आप अपना पैसा ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में या ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहोगे जहां आपके कैपिटल को कोई नुकसान हो। तो अगर आप अपने कैपिटल को बचा के अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो उसको हम रिस्क की कैटेगरी में ऐसे देखते हैं कि मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता, मुझे चाहे मेरे पैसे पे थोड़ा रिटर्न कम मिल जाए। तो ये जो रिस्क है हमारी जिंदगी से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सिर्फ फाइनेंशियल दुनिया के अंदर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को
समझने की कोशिश करते हैं, जहां मेरी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से मैं अपने पैसे को कितना दांव पे रख के अपने उस पैसे को बढ़ाना चाहता हूं, उस फाइनेंशियल स्फीयर के अंदर जो है रिस्क अलग अलग कैटेगरी के अंदर बढ़ जाता है। आज के दौर में युवा हमारे जो अभी जिन्होंने जॉब स्टार्ट की है, वो लोग बहुत ही जल्द पैसा बनाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। इसमें उनको बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं और काफ़ी लोग इसमें बहुत लॉसेस उठा भी चुके हैं। तो उनके लिए आप कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने जीवन में किया हो और उनके काम आ सके हो? एक बहुत अच्छी सेइंग है, प्रोवर्ब है इंग्लिश के अंदर, रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे। रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता है। ये बात आज के युवाओं को 100% मैं मानता हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। उनको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी पैसा आप जब कमाते हैं, अगर वो पैसा हम किसी वजह से लूज कर जाते हैं, चाहे अपने रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, तो हमें बाद में बहुत इस बात का अफसोस होता है और हम उसके बाद परमानेंट एक फियर, एक डर में आ जाते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं एक ही जो प्रिंसिपल है मैं खुद भी फॉलो करता हूं, और ये गलतियां करके ही इंसान सीखता है। हमने भी बहुत इस तरह से गलतियां करी, अपने पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल किया, गलत जगह पे निवेश किया, जिससे हमें रिटर्न थोड़ी कम बनी और हम फिर एक डर वाले माहौल में आ गए कि नहीं, इसमें जो है वो फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होता है। तो एक सिंगल प्रिंसिपल जो मैं आज अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी निवेश करने से पहले उस प्रोडक्ट को, उस टूल को आप अच्छे से समझें, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। अगर आप कोई भी चीज इस तरीके से फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है ना सिर्फ आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, बल्कि आप अपने आसपास के जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, उनको भी आप अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर पाएंगे, ताकि वो लोग गलती करके सीख के फिर अपनी जो निवेश की जर्नी है वो स्टार्ट ना करें। अभी जो युवाओं के लिए जो मैसेज दिया, मैं उस पर रिलेटेड एक शब्द बोलता हूँ कि अगर किसी ने आज जॉब स्टार्ट की है, कोई भी अगर 24-25 साल का है, अमूमन इसमें तो जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, उनके लिए आप कैसे वो अपनी पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए, जैसे हम छत सबसे पहले बनाते हैं या पहले हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं। तो अक्सर लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग करते हैं और अपने आप को जल्दी अमीर बनते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए? मैं इसके अंदर एक गोल्डन फॉर्मूला आपके सारे व्यूअर्स को आज इस पॉडकास्ट के जरिए देना चाहता हूं दीपक जी, और वो फॉर्मूला जो है वो हमने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से ही सीखा है, और ये इस फॉर्मूला को कोई बीट नहीं किया जा सकता है। ये उस तरह का फॉर्मूला हमने बना के अब हम लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, और फॉर्मूला का नाम जो है उसको हमने दिया है हिप टिप सिप। तो आपने जैसे कहा कि फाउंडेशन क्या होना चाहिए, कई बार ऐसे लोग हमारे सर्कल में आते हैं, हम बैठते हैं, हम देखते हैं लोग किस तरह से गलतियां करते हैं। तो लोग इस अगर फॉर्मूला को सीक्वेंस में अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, और जो भी उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। एक बहुत ही थोड़े से शब्दों में आपके व्यूअर्स के लिए इसको बता देता हूं, हिप टिप सिप क्या है। हिप है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, टिप है टर्म इंश्योरेंस प्लान, और सिप है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको अगर सीक्वेंस में लोग समझ लेते हैं और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि कभी कोई परेशानी आने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। जब भी हम नए निवेश करते हैं तो हमसे अक्सर गलती होती है, और हम जब भी कोई भी गाड़ी लेते हैं तो अगर हमने गाड़ी चलानी नहीं सीखी है तो अक्सर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक्सपर्ट्स हैं, उसकी राय या उसकी सलाह बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में। दीपक जी, आज हम हिंदुस्तान में जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है या इन्वेस्टमेंट की जो समझ है वो अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि हम 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन में सिर्फ 5 से 6 करोड़ ऐसे एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए हैं, और उन्होंने एफडी से अलग या एलआईसी की पॉलिसी से अलग सोचना शुरू किया है। तो जब हम इतने नेसेंट स्टेज में आज हम जब इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का होना आपकी जिंदगी में, आपके इन्वेस्टमेंट को देख रेख करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए ये मस्ट है। क्योंकि आज हमें उतनी नॉलेज अभी नहीं है, आज हम कंफ्यूज्ड भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान बहुत सारे सोर्सेज से हमें
मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या इन्वेस्टमेंट सही रहेगी और आने वाले टाइम में मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आपको एक साइंटिफिक तरीके से एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत है। तो उससे मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी या किसी की भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। निवेश में एक शब्द कहा जाता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म मतलब किस नजरिए से देखना चाहिए हमें? दीपक जी, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। अगर एक फैमिली के अंदर मान लीजिए 35 साल का एक नौजवान है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, तो उसका जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे वो क्या होंगे कि शादी के बाद मुझे 3 से 4 साल बाद एक बच्चे को अगर जन्म होता है तो उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत होगी। फिर वो बच्चा बड़ा होगा, उसकी एजुकेशन के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होगी। बड़ा होने के बाद जब वो शादी करने की स्टेज पे आएगा तो उस वक्त उसको पैसों की जरूरत होगी। और प्लस जब तक उसके बच्चों की शादी होने की का टाइम आएगा तब तक उसकी अपनी भी रिटायरमेंट का टाइम जो है वो आ चुका होगा। तो लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर इसको हम बांट के इस तरह से देख सकते हैं। अगर आने वाले 3 से 4 साल में मुझे मान लीजिए अपने किसी फाइनेंशियल गोल के लिए पैसे की जरूरत है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी के घर में किसी की बेटी या किसी की बहन की शादी होनी है, उसको उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल बोल देते हैं। लेकिन मान लीजिए आज से 10 साल के बाद अपने बच्चे को किसी वर्ल्ड में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको हम मिड टर्म गोल बोल देते हैं। लेकिन एक 35 से 40 साल की उम्र में 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट का इंतजाम करना, उसको हम लॉन्ग टर्म गोल बोल देते हैं। लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझें, अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें, उसके हिसाब से हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान करें। लेकिन अभी जो आपने कहा कि शॉर्ट टर्म, मिड और आपने लॉन्ग टर्म की बात की है, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं कि अगर उनको कुछ परेशानी आ जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो वो सबसे पहले इन चीज़ों को हटा देते हैं अपने दिमाग से और उस पैसे को यूज कर लेते हैं। तो उन लोगों को कैसे वो पैरामीटर सेट करना चाहिए और क्या उनका तरीका होना चाहिए? ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है दीपक जी कि जब हमें कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान सबसे पहले वहाँ हाथ लगाता है जहाँ सबसे इजीली पैसा अवेलेबल होता है। मान लीजिए अब एफडी की बात करते हैं, आज हम ऐप ऑपरेट करते हैं, हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने मोबाइल के द्वारा ही अपना सारा पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सुविधाएं आज हमें उपलब्ध हैं। मुझे लगता है दीपक जी, ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है कि इंसान इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो स्टार्ट करता है एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से। कई बार हम मिड टर्म भी स्टार्ट करते हैं और हम शॉर्ट टर्म भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट ना होने की वजह से या एक प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से जब जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बीच में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को रोक के उस पैसे को यूज कर लेते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। नुकसान क्या होता है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन सर अभी एक चर्चा में बहुत आ रही है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने भी अभी बताया उसे। तो SIP शब्द को थोड़ा सा सुनने में तो बहुत इजी है और रिटर्न भी दिखती है, लेकिन इस जर्नी को लोग 70 से 80% लोग इस जर्नी को पार नहीं कर पा रहे। तो इसका क्या थंब रूल, आप कैसे अपनी जर्नी में आपने एक अच्छा पैसा बिल्ड किया म्यूचुअल फंड्स SIP के थ्रू? दीपक जी, एग्जाम देने से पहले अगर आपने अच्छे से तैयारी करी हो तो आपको एग्जाम की घबराहट नहीं होती है, ये तो मानते हैं। SIP जो है वो एक बहुत ही आसान और श्योर शॉर्ट तरीका है अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने का। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, उससे पहले आपके दो और स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए वो स्टेप्स आपने हेल्थ इंश्योरेंस का और टर्म इंश्योरेंस का पूरा कर लिया है, तब हम तीसरे स्टेप की तरफ यानी SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ बढ़ते हैं। यानी आप अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा जो है अपने खर्चों में डालने से पहले उस सेविंग में या उस SIP के अंदर डाल देते हैं, ताकि आपके एक कंपलसरी सेविंग जो है आपकी इनकम में से होती रहे। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ के अंदर या एक डेटा जो हमने मार्केट में देखा है वो ये है कि एवरेज जो SIP की लाइफ है, लाइफ साइकिल जो है,
हम स्टार्ट तो करते हैं 20 साल का सोच के, लेकिन एवरेज 2.5 साल के अंदर सबकी एसआईपी जो है हम नॉर्मली बंद कर देते हैं। और वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो उठी है उसी परेशानी से कि जब किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसका सारा फाइनेंशियल प्लान जो है वो साइड पे रख देता है और सबसे पहले वहां हाथ मारते हैं जहां हमारा पैसा इजीली हमें अवेलेबल होता है। एसआईपी में पैसा निकालना बहुत ही आसान है, किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसलिए एसआईपी जो है उसकी अभी एवरेज लाइफ साइकिल बहुत कम है, जबकि जब भी कोई अच्छे एडवाइजर से बात करके अगर आप अपनी एसआईपी की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ में उसको एसआईपी को मैप करके चलते हैं। तो कभी भी अगर एसआईपी से पैसा जो आपने इकट्ठा किया है उसको अगर निकालने के लिए आपको कोई मजबूरी आ जाए तो ये माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि उस एसआईपी के साथ में जो आपका फाइनेंशियल गोल अटैच आपने किया था वो गोल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसको शायद आप ना अचीव कर पाए। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूं दीपक जी, अगर किसी को अकस्मात इमरजेंसी में किसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली आदमी एफडी से लेके एसआईपी के इकट्ठा किए हुए पैसे तक कहीं भी उसको होगा। इवन हम उस वक्त अपनी फैमिली से और अपने दोस्त सर्कल के अंदर जो है वो बोरो करने से भी हम लोग हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसी माइंड की हमारे जो है वो जरूरत होती है। तो एसआईपी सर्टेनली एक लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए और उसको कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए 10 साल की किसी फाइनेंशियल गोल को सोच के एसआईपी करी है तो आप 10 साल से पहले उसको बंद ना करिए। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, लाइक आपने एसआईपी किस पर्पस के लिए की, किस फंड में की, किस अवधि के लिए की, ये सारी चीजों को अगर समझ के आप शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं है। सोशल मीडिया इन पे एक आता है कि आपको इतने पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए और इतने साल में आपको 1 करोड़। क्या 1 करोड़ बनाना ही हर आदमी का गोल है या फिर हमें इन्वेस्टमेंट को समझना ही सबसे बड़ा गोल है? दो बहुत अच्छी इसमें बातें निकल के आती हैं दीपक जी कि क्या 1 करोड़ बनाना हमारा लक्ष्य, हमारा गोल होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत सारे यूट्यूब के जो ज्ञान देने वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है आप हर महीने डालते जाइए और आप इतने साल में आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया सुनने में आज बहुत फैसिनेटिंग लगता है। जिस आदमी की सैलरी जो है 25 से 40 हजार रुपए के बीच में है, उसको आप अगर ये सपना दिखाने की कोशिश करें कि आपको 10 साल के बाद जो है वो 1 करोड़ रुपया आप इसके जरिए बना सकते हैं, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है दीपक जी। बट मैं दूसरे पहलू जिसका आपने जिक्र किया उसको मैं ज्यादा वेटेज देता हूं कि आप सबसे पहले ये समझिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। हम कभी भी घर से निकलते हैं दीपक जी तो हमारे माइंड में एक डेस्टिनेशन होता है। वी नेवर लीव द हाउस थिंकिंग दैट आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। अगर मैं घर से निकलता हूं तो मुझे मालूम है कि आज मैं कार में बैठता हूं तो मुझे ऑफिस जाना है या अपनी कार में बैठ के मुझे जलंधर जाना है या दिल्ली जाना है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपके माइंड में एक गोल होना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है और उसका जो एंड गोल क्या है। तो आप अगर इस बात को समझ लेते हैं तो इसमें 2-3 चीजें बहुत क्रिटिकल हैं जो आपके मेंटल क्लैरिटी जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। एक ये कि आपको अपनी आय का कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए। दूसरा, इसमें जो आपने कहा कि क्या 1 करोड़ काफी है, ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है दीपक जी। मैं अगर आज 10 लाख रुपए साल का कमाता हूं तो मेरे लिए गोल जो है वो 10 करोड़ की इनकम का भी हो सकता है कि मुझे 10 करोड़ रुपए आज से 10 साल बाद इकट्ठा करना है। लेकिन जो आदमी आज 20,000 रुपए महीना कमाता है उसके लिए 1 करोड़ भी एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है। बात इसमें ये देखने वाली है कि जब हम लॉन्ग टर्म में 10 से 20 साल बाद वो पैसा उतना जनरेट होके हमें मिलेगा, क्या उस पैसे की उतनी ही वैल्यू होगी जो उस पैसे की वैल्यू आज है। ये एक बहुत बड़ा हमारे माइंड में इसके बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ एक क्लिक्स में ऐसा समझा सके कि क्या जरूरी है। मेरा सर पहला आपसे रैपिड फायर सेशन जो अभी हम शुरू करेंगे, बचत या निवेश? डेफिनेटली निवेश, क्योंकि बचत से आप अपना पैसा नहीं बढ़ा पाएंगे, निवेश से आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर पाएंगे। एफडी, म्यूचुअल फंड
या शेयर्स? आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एफडी, म्यूचुअल फंड या शेयर को डिसाइड करें, पर मैं एफडी और म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन को हमेशा प्रेफर करता हूं। अभी गोल्ड लेना चाहिए या नहीं? गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक सेफ हेवन है। गोल्ड लेने में हर्जा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए 100 रुपये हैं, उसमें से आप 10 रुपये से ज़्यादा का गोल्ड न लीजिए, बाकी 90 रुपये जो है आप अपने कंफर्टेबल और अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट में डालिए। आज एक ब्रह्मास्त्र है क्रेडिट कार्ड, इसको यूज करना चाहिए सबके लिए या नहीं? क्रेडिट कार्ड को अपनी जेब से निकालिए और उसको 2 टुकड़ों में काट के फेंक दीजिए। अभी निवेश के लिए जमीन या फ्लैट? अगर आप अपने रहने के हिसाब से बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करता हूं फ्लैट इज अ वेरी वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। एसआईपी या लमसम, इस समय पैसा कहाँ लगाना चाहिए? धीरे धीरे मार्केट में पैसा निवेश करिए। आज की एडवाइस ये है, अगर आपके पास लमसम है उसको भी धीरे धीरे मार्केट में करिए, और एसआईपी कम से कम 10 से 15 साल के लिए लगातार कंटिन्यू करिए। अमीर दिखना बहुत बड़ी बात है या अमीर बनना बड़ी बात है? इसका बड़ा ऑब्वियस आंसर है दीपक जी कि आपको दिखना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। तो उसके लिए एक ही वर्ड है, कीप डिसिप्लिन। अभी हमें पैसा नीड के लिए खर्चा करना चाहिए या शौक के लिए? अगर आपके पास अपनी पुश्तैनी जायदाद है तो आप अपने शौक के लिए खर्चा करिए, लेकिन अदरवाइज एज अ लॉजिकल आंसर ऑब्वियसली आप अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्चा करिए, नीड्स पे खर्चा करिए। अभी हमें इन्वेस्टमेंट, कुछ आज के ऐसे प्लान्स हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाते हैं, तो हमें टैक्स बचाना चाहिए या पैसा बढ़ाना चाहिए? अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें दीपक जी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां आप अपने पैसे को टैक्स बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको बढ़ाने के लिए भी। तो एक छोटा इन्वेस्टर जो है वो सीधा डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहिए या शेयर्स में जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए? आंख बंद करके आप अपने छोटे इन्वेस्टर को एसआईपी के माध्यम से लंबे समय की अवधि के लिए माइंड में तैयार करते हुए उसको इन्वेस्टमेंट करने का बोल दो, कभी भी नुकसान नहीं होगा। मेरे पास जब बड़ा पैसा आए तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूं या मैं छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करूं? बड़े पैसे के आने की इंतज़ार में आप कई वर्ष अपने खराब कर देंगे। उससे बेटर है जितना है उसमें से आज आप 10 से 20% हर महीने इन्वेस्ट करते चलिए। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए को हम शॉर्ट टर्म समझें या लॉन्ग टर्म में हमें इसकी वैल्यू पता लगे? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म करेंगे आप हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी से, उसकी बस से उतर जाएंगे और दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में नहीं आएंगे। हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किसी अपने दोस्तों से राय लें या किसी एक्सपर्ट की मदद से इन्वेस्टमेंट करें? सिर्फ और सिर्फ किसी एक्सपर्ट की मदद से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों की सुन लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जर्नी सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट की एडवाइस से ही करें। निवेश में ऐसी बहुत बड़ी गलतियां जो अक्सर करते हैं लोग, लंबे समय का सोच के स्टार्ट करना और थोड़े समय में ही पैसे को निकाल लेना। वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा मंत्र आपके थ्रू? डिसिप्लिन रहिए, पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करिए। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस एसेट्स में होती है? सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में होगी। स्टॉक्स में अगर आप सारी जानकारी रखते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की तभी करिए, नहीं तो आंख बंद करके म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम क्या है? जो चाहो जब चाहो अपने मन से खरीद लो। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो आपने अपने जीवन में की है? अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को 45 साल के बाद शुरू करना। एक ऐसी आदत जो अमीर बनने में मदद करती है और अमीर बनने तक? जैसा मैंने कहा, खर्चे कम करिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, लेकिन लंबे समय की अवधि को सोचते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और अमीर बनने में कोई बुराई नहीं है। हर आदमी सपना देखता है कि अमीर बनना चाहिए, लेकिन अमीर बनने के तरीकों को समझें और तभी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। पैसा बर्बाद ना करें। जब भी हमें सैलरी में बोनस मिलता है तो हमें वो खर्चा करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए? मिडिल क्लास माइंडसेट ये बोलता है कि जो मेरा
पीछे से चलते आ रहा जो एक बैकलॉग है, मैं फटाफट से अपना बोनस जो है, अपना इंसेंटिव जो है उसमें डाल देता हूँ। लेकिन जो रिच माइंडसेट है दीपक जी, वो कहता है आप अपने बोनस को सिर्फ और सिर्फ अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को सुधारने में, इन्वेस्टमेंट के जरिए बढ़ाने में यूज़ करें। ऐसी कौन सी बुक जो आपके लिए प्रेरणादायक रही अपने लाइफ में? बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो एक किताब जिसने मुझे पर्सनली बड़ा इम्पैक्ट किया है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये अगर आप पढ़ पाएँ तो आपको समझ में आएगा कि पैसा क्यों बचाना चाहिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? जिस उम्र से आपको लगे कि आपके बच्चे जो हैं वो फाइनेंस को समझने के काबिल हो गए हैं, आपको उसी वक्त उनको बताना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये भी बोलता हूँ कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्कूल्स के अंदर से ये सारा जो एजुकेशन है हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो थैंक यू पवन सर, आज आपने जो हमारे को इतना अच्छा ज्ञान दिया और काफ़ी नॉलेजेबल सवाल रहे और काफ़ी जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया। तो मैं आपको मनी इम्पैक्ट चैनल पे थैंक्स बोलता हूँ और आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ आई। तो अगला जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर रहेगा। तो आप सभी लोग, जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर रहेगा, तो इसको जरूर देखें। इससे आपको यार कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है और हमारे जीवन में वो एक फॉलो भी करता है और हम एक अच्छी वेल्थ तभी बना पाते हैं जब हम किसी चीज को, रूटीन को हम फॉलो करते हैं। तो थैंक यू पवन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके व्यूअर्स से बात करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम इस टॉपिक के ऊपर और अच्छे वीडियोस के माध्यम से अच्छी जानकारी जो है आपसे और आपके व्यूअर्स के साथ में शेयर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर।